ऐतिहासिक लेख मौर्य राजवंश के पतन के कारण। लेखक डॉक्टर राकेश कुमार सिन्हा रवि। मौर्य वंश के महान शासक अशोक के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य अपनी उन्नति के चरम शिखर पर पहुंच गया था। अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य जैसे महान सम्राटों ने जितनी तेजी से मौर्य साम्राज्य का गौरव बढ़ाया था, उतनी ही शीघ्रता से उसका पतन भी हो गया। जिस साम्राज्य को कौटिल्य जैसे बुद्धिमान, दूरदर्शी तथा कूटनीतिज्ञ अमात्य ने सजाया संवारा था, उसका इतना शीघ्र पतन हो जाना विस्मय अवश्य उत्पन्न करता है। सबसे पहले मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों पर डॉक्टर हरप्रसाद शास्त्री ने विचार किया था, लेकिन डॉक्टर राय चौधरी ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया उनकी हर बातों का खंडन कर दिया है। इस संदर्भ में डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव, डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी, डॉक्टर रोमिला थापर और डॉक्टर V.A. स्मिथ के विचार भी उपयोगी हैं। विद्वानों के द्वारा मौर्य साम्राज्य के पतन के दिए गए कारण निम्नलिखित हैं। 1. विघटनात्मक प्रवृत्ति। केंद्रीय शासन की दुर्बलता इस साम्राज्य के पतन का सबसे प्रबल और महत्वपूर्ण कारण था। इसकी विघटनात्मक प्रवृत्ति। अशोक के समय तक तो इस साम्राज्य पर सुदृढ़ सत्ता का प्रभाव रहा, पर उसकी मृत्यु के बाद पूरा साम्राज्य पृथक होने लगा। विभिन्न प्रांतों के शासक अपने को मौका पाकर अलग कर लिया। कश्मीरी इतिहासकार कल्हण के अनुसार स्वयं अशोक का दूसरा पुत्र कश्मीर का शासक बन बैठा। इसने फिर मलेच्छों को जीतकर अपने को और शक्तिशाली बना लिया, जिससे केंद्रीय शक्ति की निर्बलता का पता चलता है। एक अन्य इतिहासकार लामा तारानाथ के अनुसार अशोक के वीरसेन नामक उत्तराधिकारी के गांधार में अपना राज्य स्थापित कर लिया। कालिदास के मालविकाग्निमित्रम के अनुसार विदर्भ भी अब साम्राज्य से अलग हो गया। इसी प्रकार अशोक की मृत्यु के पश्चात कलिंग भी मौर्यों के हाथों से निकल गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि अशोक की मृत्यु के बाद कोई भी उत्तराधिकारी ऐसा नहीं जो साम्राज्य के विघटन को रोक सके, और इस प्रकार इस विशाल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। 2. प्रांतीय शासकों का अत्याचार। इस बात के प्रचुर प्रमाण हैं कि प्रांतीय शासकों का प्रजा के साथ अच्छा व्यवहार नहीं था। इन शासकों से प्रजागण बिल्कुल ही खुश नहीं थी। इसी समय तक्षशिला में लोगों ने बिंदुसार के मंत्रियों के प्रजापीड़क शासक के विरुद्ध में विद्रोह कर दिया था। इस बारे में दिव्यावदान नामक ग्रंथ से काफी जानकारी प्राप्त होती है। दिव्यावदान का कथन है, अपराज्ञो बिंदुसारस्य तक्षशिला नाम नगर विरुघूम तत्र राजा बिंदुसारेण अशोको विसर्जितः यावत् कुमार चतुरेण बलाकयेन तक्षशिलागत निवासिता, और आगे भी। अपितु दृष्टांत मान्य अस्माकं परि भवम कुर्वन्ति। इसका अर्थ यह है कि बिंदुसार के विरुद्ध में तक्षशिला नगर ने विद्रोह कर दिया, जिसे दबाने अशोक को भेजा गया। जब कुमार चतुरंगिणी सेना लेकर पहुंचते हैं तो लोगों ने कहा कि हम कुमार और बिंदुसार के विरुद्ध नहीं हैं, हम तो दृष्ट मंत्रीगण के विरुद्ध हैं जो हमारा अपमान करते हैं। दिव्यावदान के इस कथन में ये स्पष्ट होता है कि साम्राज्य के प्रांतीय शासक प्रजावत्सल नहीं थे, जिससे प्रजा का विश्वास राजा पर से उठ गया था और पतन की प्रक्रिया तेज हो गई थी। 3. अशोक की अहिंसा की नीति। मौर्य साम्राज्य के पतन में अशोक का कहाँ तक उत्तरदायित्व था, इस विषय में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वानों का मानना है कि अशोक की अहिंसावादी नीति ने साम्राज्य के सैन्य शक्ति को शिथिल कर दिया था। अशोक की ये अहिंसावादी नीति साम्राज्य के विकास अथवा उसको चिरस्थायी करने की दृष्टि से अनुकूल नहीं थी। इस वातावरण के बन जाने के कारण राज्य में अचेतना तथा सैनिक दुर्बलता छा गई, जिससे मगध साम्राज्य की सैनिक वृत्ति प्रायः समाप्त हो गई। सैनिक शक्ति में ह्रास के कारण ही प्रांतीय शासकों को स्वाधीनता की घोषणा करने का साहस हुआ। इसी कमजोरी के कारण पश्चिमोत्तर प्रदेश में बैक्टीरिया के यवनों के आक्रमण हुए और साथ ही ये विशाल साम्राज्य ध्वस्त होने लगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि अशोक की अहिंसावादी नीति भी अन्य कारणों में से एक है। 4.
राजकोष की रिक्तता। अशोक की दान नीति भी साम्राज्य के लिए अहितकर सिद्ध हुई। दिव्यवदान की एक कथा से मालूम होता है कि अशोक बौद्ध संघों को इतना प्रभुत दान देता था कि धीरे धीरे उसका राजकोष रिक्त होता गया। दान देने के अलावा अशोक की स्तूपों, विहारों और शिलालेखों आदि बनवाने की प्रवृत्ति ने भी कोष को और खाली कर दिया। अशोक की ये दान नीति आर्थिक स्थिति को भी इसी प्रकार खोखला कर रही थी, जिस प्रकार धर्मनीति सैनिक शक्ति ह्रास कर रही थी। इसके अतिरिक्त अशोक की मृत्यु हो जाने के बाद प्रांतीय शासकों के स्वाधीन होने से राज्य की आय को काफी गहरा धक्का लगा और फिर धनाभाव के कारण साम्राज्य की सुरक्षा और स्थिरता कायम नहीं रह सकी और फिर इस विशाल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। 5. साम्राज्य की विशालता। उपर्युक्त कारणों के अतिरिक्त और भी कुछ कारण हैं जिन्होंने पतन को और भी सहयोग दिया। साम्राज्य की विशालता भी इन्हीं कारणों में एक है। मौर्य साम्राज्य की सीमाएं इतनी दूर तक फैली थीं कि इस पर नियंत्रण रखना दुष्कर कार्य था। यातायात के अभाव में इतने विशाल साम्राज्य की एकता और अखंडता के एक सूत्र में बांधना असंभव था, जबकि अशोक का कोई उत्तराधिकारी ऐसा नहीं था जो अपने विशाल साम्राज्य पर अपना नियंत्रण रख सके। अतः योग्य शासक के अभाव में इतना विशाल भूभाग का एक ही शासन व्यवस्था के अधीन रहना असंभव था। इसलिए अशोक के बाद जब सत्ता इसके उत्तराधिकारियों के हाथ में आई तो योग्य और कुशल शासक के अभाव में ये विशाल साम्राज्य टुकड़ों में बंट गया और पतन की ओर बढ़ता चला गया। 6. करों की अधिकता। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में इस साम्राज्य की जिस शासन व्यवस्था का वर्णन किया है उसमें करों की अधिकता पाई गई है। मौर्य साम्राज्य ने राजकोष भरने के लिए जनता पर तरह तरह के कर लगाए, जिसके फलस्वरूप जनता में असंतोष की भावना बलवती होती गई और जिससे इस साम्राज्य का पतन और भी तेजी से होने लगा। 7. विदेशी आक्रमण। आंतरिक मामलों के अतिरिक्त विदेशी आक्रमण की इस साम्राज्य के पतन के कारणों में एक है। सफल और योग्य शासक के अभाव में पड़े इस साम्राज्य को पश्चिमोत्तर प्रदेश में यवनों के सफल आक्रमण ने इस साम्राज्य को बुरी तरह झकझोर दिया और इनका बहुत बुरा प्रभाव मौर्यों पर पड़ा। अंत में जीर्ण शीर्ण हालत में पड़े मौर्य साम्राज्य को इन आक्रमणों ने ध्वस्त करना प्रारंभ कर दिया, जिससे पतन अवश्यंभावी बना। 8. अंतःपुर तथा राज दरबारियों के षड्यंत्र। अंतःपुर और दरबारियों के षड्यंत्रों ने भी इस साम्राज्य को काफी आघात दिया है। स्वयं अशोक की रानियां और पुत्र एक दूसरे के विरुद्ध में षड्यंत्र रचा करते थे। मालविकाग्निमित्रम से पता चलता है कि राजा बृहद्रथ के समय में मौर्य सम्राट की राज्यसत्ता में 2 परस्पर विरोधी दलों का निर्माण हो गया था। इन दोनों दलों में सदैव प्रतिद्वंदिता बनी रहती थी, जिससे साम्राज्य की शक्ति ह्रास होती चली गई। अंत में सम्राट का वध करके पुष्यमित्र शुंग ने शासन हथिया लिया था। 9. ब्राह्मणों का विरोध। इस साम्राज्य के पतन के कारणों में ब्राह्मणों का विरोध भी एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अशोक और उसके उत्तराधिकारियों ब्राह्मणों के प्रति उदार न थे, जिसमें वे इस साम्राज्य के कट्टर विरोधी बन गए थे। अशोक के उत्तराधिकारियों में दशरथ और संप्रति ने जैनों और बौद्धों के साथ पक्षपात शुरू कर दिया, जिसमें अन्य धर्मों के साथ ब्राह्मण भी उनके शत्रु बन गए। इन्हीं असंतोषों के कारण ब्राह्मण धर्म का कट्टर अनुयायी सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या कर शासक बन बैठा। इसके बाद समस्त भारत में 3 ब्राह्मण राज्यों की स्थापना हो गई। पहला दक्षिण में आंध्र, दूसरा पूर्व में चेदी वंशीय खारवेल व तीसरा मगध में शुंग। इससे स्पष्ट होता है कि ब्राह्मणों के विरोध ने मौर्यों की बची शक्ति भी तोड़ दी थी। ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया पर डॉक्टर हरप्रसाद शास्त्री ने लिखा है कि ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया ने मौर्य सत्ता को खोखला कर दिया और साम्राज्य को छिन्न भिन्न कर दिया। मौर्य साम्राज्य जैसे विस्तृत साम्राज्य के पतन के लिए किसी एक का कारण होना पर्याप्त नहीं है। स्पष्ट साक्ष्यों के अभाव में
अलग अलग कारण प्रस्तुत किए हैं जो निम्नलिखित हैं। इतिहासकार हरप्रसाद शास्त्री मानते हैं कि पतन का कारण धार्मिक नीति अर्थात ब्राह्मण विरोधी नीति रहा। इतिहासकार हेमचंद्र राय चौधरी का मानना है कि इनके पतन का कारण अहिंसक एवं शांति था। इतिहासकार डी कौशाम्बी कहते हैं कि इनके पतन का कारण आर्थिक था, जैसे संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था। डी.एन. झा का मानना है कि कमजोर उत्तराधिकारी होने के कारण इनके साम्राज्य का पतन हुआ। वहीं डॉक्टर रोमिला थापर कहती हैं कि इनके पतन के कारण थे केंद्रीय प्रशासन और अधिकारी तंत्र का अप्रशिक्षित होना। अस्तु, सभी बातों के ध्यान से हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि अशोक और चंद्रगुप्त द्वारा बनाया गया विशाल साम्राज्य अनेक कारणों से ध्वस्त हो गया। पतन के अनेक कारण हैं और हर एक कारण अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जिस तेजी के साथ इस वंश का उदय और इतने विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई थी, इसका पतन भी उतनी ही शीघ्रता से हो गया। हम इस बात को स्पष्टता कह सकते हैं कि भले ही पतन अशोक की मृत्यु के बाद हुआ, लेकिन इतना सत्य है कि पतन की नींव अशोक के शासन में ही पड़ चुकी थी। फिर बाद में योग्य उत्तराधिकारियों की कमी ने रही सही कसर भी पूरी कर दी और अनेक कारणों से भारत के इस साम्राज्य का पतन हो गया, जो कभी संसार भर के विशालतम साम्राज्य के रूप में शिखर पर रहा। पृष्ठ संख्या 78।